सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है उसमें हम सारे ऐसे डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चन, डिफरेंस मतलब दो चीजों के बीच में जो डिफरेंसेस पूछा जाता है उनके बीच का डिफरेंसेस देखने वाले हैं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस का, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जैसे टेबुलेट फॉर्म में मैंने आपको इसमें बताऊंगी वैसे ही टेबुलेट फॉर्मेट में आप लोग लिख करके आना, मेक श्योर करना, क्योंकि भाई डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में लिख करके आओगे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन कि क्या बोल रहा है हमारा सेशन पब्लिक। चलो तो भाई थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन हो जाए, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, फिर बोर्ड्स आ रहे हैं, तो भाई इतना ज्यादा स्ट्रेस लेकर के कहाँ जाओगे आप लोग। तो थोड़ा मैम मोटिवेशन दे देती है। क्या बोल रहा है? एवरी डे इज अ चांस टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। एग्जैक्टली भाई, हर दिन आपके पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, अपॉर्चुनिटी है अपने प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स में प्रिपेयर करने के लिए। तो इनको मत मिस आउट करो। मार्क्स अच्छे जब प्री बोर्ड्स में आएंगे तो अल्टीमेटिवली बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आने ही वाले हैं। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन एंड हियर इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। भाई डिफरेंसेस पूछा है आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। पता है क्या होता है कि नहीं पता है? देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है? इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ह्यूमंस में होता है आपका, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो 38 एटीपी रिलीज होती है। क्या होती है? 38 एटीपी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में एटीपी रिलीज होता है। अगर मैं बात करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। किसमें होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और यहाँ पे क्या बनता है? एथनॉल। क्या बनता है? एथनॉल। और आपका एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। और ये जो एटीपी होता है ना, सिर्फ दो ही एटीपी होते हैं। तो मतलब डिफरेंस क्या हो गया? एक हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एक में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी हो रहा है। एक में प्रोडक्ट एथनॉल प्लस एनर्जी बन रही है। एक में एनर्जी अच्छे खासे अमाउंट में रिलीज हो रही है और एक में एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज हो रही है। एक जो प्रोसेस हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जबकि एनारोबिक वाला जो प्रोसेस होता है वो यीस्ट सेल में होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो भाई एक आपका किसमें हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एक आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जबकि इसका एंड प्रोडक्ट आपका एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखना मैं भूल गई। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। अभी मैंने बताया आपको 38 एटीपी रिलीज होते हैं, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें सिर्फ दो ही एटीपी रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ह्यूमंस में होता है, जबकि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस तरीके से आप टेबुलेट फॉर्म में अपने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को लिख करके आ सकते हो। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भाई मैंने ये क्वेश्चन तो इतनी बार तुम लोगों को बता दिया है कि अब तो तुम लोगों को पक्का रट गया होगा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जैक्टली में होते क्या हैं। कौन बताएगा मुझे कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कौन परफॉर्म करता है? प्लांट्स करते हैं, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, इनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके खाना प्रिपेयर करते हैं। जबकि आपका जो एनिमल्स होते हैं
एनिमल्स ही आपके क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये अपना जो खाना होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब जो प्लांट ने खाना बनाया है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल को यूज करके, उन्हीं चीजों को यूज करके जो उन्होंने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया है, खाना प्रिपेयर किया है, वही खाना हमारे हेटेरोट्रॉप्स खाते हैं, जैसे कि हम खाते हैं। ठीक है, तो भाई बेसिक सा डिफरेंस क्या हो गया आपका। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर के बनाते हैं वो लोग फूड। इसमें जो फूड बनता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है खाना प्रिपेयर करने के लिए, जबकि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल और सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है किसमें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जबकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता। ये किसमें किसमें होता है, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बहुत बैक्टीरिया में, जो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह बैक्टीरियाज भी होते हैं, ये आपका किसमें होता है, एनिमल्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपना खाना इंसेक्ट खा करके लेते हैं, तो उनमें भी ये प्रोसेस एज सच नहीं होता, तो वो उनका भी न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक ही माना जाता है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, उसके बाद आपको बताती हूँ। इतना समझ में आया कि नहीं आया बाबा? चलो, तो कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर। तो भाई एल्वियोलाई क्या होती है, दे आर द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स, बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाई, क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जबकि किडनीज में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनमें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एल्वियोलाई खुद एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और दोनों की ही फंक्शनिंग क्या होती है, चीज ओके एक्सचेंज में हेल्प करती है कि नेफ्रॉन्स में भी तो ग्लोमेरुलर एक्सचेंज और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों की ही वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, दोनों में ही क्या होती हैं, दे बोथ कंटेन द ब्लड कैपिलरीज, क्या होती हैं, दोनों में ही ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो क्या क्या बेसिक डिफरेंस लिख सकते हो, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या होता है, बलून शेप स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो किसका स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है, लंग्स का स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है। जबकि हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट किसका बोलते हैं, किडनीज का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं काफी ज्यादा थिन होती हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड्स में कि हाउ द लंग्स मैक्सिमाइज द गैसियस एक्सचेंज इनसाइड आवर बॉडी, लंग्स हमारे किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज का एरिया इंक्रीज करते हैं और वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। ऐसे हेल्प करते हैं कि उनके अंदर एल्वियोलाई की प्रेजेंस होती है जो काफी थिन वॉल्ड होती हैं, काफी लार्ज सरफेस एरिया होता है उसका, और उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन लॉट मेनी ब्लड वेसल्स, जो भाई एक्सचेंज में ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में बहुत हेल्प करते हैं। सिमिलरली जो नेफ्रॉन होती हैं उनकी भी थिन वॉल्ड होती है, सरफेस एरिया काफी लार्ज होता है ताकि एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है वो नेफ्रॉन के थ्रू आपका बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू। और दे ऑल्सो कंटेन्स द ब्लड वेसल सप्लाई, उनमें भी काफी अच्छी अमाउंट में ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। ठीक है, तो देख रहे हो ये दोनों ही फंक्शन आपके एल्वियोलाई में और किडनी के नेफ्रॉन में कॉमन है। जबकि एल्वियोलाई हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं लंग्स की, जबकि नेफ्रॉन जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनीज के। एल्वियोलाई का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से रिमूव करना, जबकि हमारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर के बॉडी में से एक्सक्रीट करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सिमिलरली हम
भी जब एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिमूव होता है। तो दोनों का ही फंक्शन क्या होता है, रिमूवल का होता है। एक रिमूवल करता है कार्बन डाइऑक्साइड की और एक रिमूवल कर रहा होता है आपके नाइट्रोजनस वेस्ट की। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस। ये तो क्वेश्चन आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन तो भाई ये आपके कंसेप्ट पे मैटर करता है। आई नो कि शायद ये टॉपिक आपके बोर्ड्स में मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई 9th से ही 10th में आए हो, 9th में ये टॉपिक पढ़ रखा है, तो अगर वहां से भी ये टॉपिक नहीं आता है तो भाई कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। चलो, तो अगर हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करें तो डिफ्यूजन और तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में इट कैन अकर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर में आपका डिफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है। किसमें होता है? इट अकर्स ओनली इन लिक्विड स्टेट। सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है आपका ऑस्मोसिस। अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन की, तो उसमें कोई भी नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में ही ऑस्मोसिस होगा, अदरवाइज ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। ठीक है, अदरवाइज ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। तो भाई बेसिक सा डिफरेंस क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ water molecules from high concentration to low concentration through the semi permeable membrane known as osmosis। जबकि डिफ्यूजन की भी सिमिलर डेफिनेशन होती है, लेकिन ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर में हो सकता है। ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, अभी मैंने बताया। ये तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में हो सकता है। इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसमें वाटर का मूवमेंट होता है, पानी का, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब जो लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं का ही मूवमेंट होता है। जबकि जो डिफ्यूजन होता है उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलरली वाटर का मॉलिक्यूल ही होगा तभी मूवमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर में ये मूवमेंट हो सकता है, सॉल्यूट में भी और सॉल्वेंट में भी। लेकिन अगर हम किसी लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा ऑस्मोसिस की बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की बात करते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में जो मैटर प्रेजेंट है या लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में, तो हम वहां पे डिफ्यूजन की बात करते हैं। और दोनों की डेफिनेशन सिमिलर होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अगेन भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है कि ऐसे डिफरेंसेस लिखने हैं जो कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपको पता होने चाहिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैम का गला थक गया है बोल बोल करके, तो पानी पी लेता है। ठीक है, तुम लोग भी पानी यानी पी लो भाई, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या डिफरेंस होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। चलो, तो भाई अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हमारा एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम बस सिर्फ एयर का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, नथिंग एल्स। कोई भी और इसमें प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है ब्रीदिंग में। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन आपका एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है? रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है ताकि उसमें से
क्या रिलीज हो सके, एनर्जी रिलीज हो सके। आपने पढ़ा है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, बस हम उसमें O2 इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है आपका, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है हमारे फूड का। हमने जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन किया होता है, हमारी बॉडी ने जो ग्लूकोज बनाया होता है, वो ग्लूकोज का यूज करके क्या होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज की जाती है। और ये प्रोसेस हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसमें होता है। ठीक है, तो यही बेसिक सा डिफरेंस होता है आपका ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग मैंने अभी बताया फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम फ्रेश एयर को एक्सहेल और इनहेल करते हैं। एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब हमारी बॉडी के बाहर में भी इंक्लूडेड होता है। कोई भी एंजाइम एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी मसल का प्रोसेस इसमें नहीं इन्वॉल्व होता है, ना ही कोई टाइप की एनर्जी इसमें रिलीज होती है, जबकि हम उल्टा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। भाई सांस लेते लेते इंसान थक नहीं जाता है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स में होता है, मतलब कहाँ ऑर्गन में हो रहा है, लंग के अंदर हो रहा होता है। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हमने जो रेस्पिरेटरी गैस इनहेल की होती है O2 उसका यूज करके फूड का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर प्रोसेस दोनों होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर हमने O2 इनहेल करी थी, वो O2 आपका इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर के कंपोनेंट्स यूज करके फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये आपके सारे बॉडी के सेल्स में होता है। किसमें होता है, हर एक बॉडी का जो सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और हर एक बॉडी के सेल में आपका ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जबकि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स परफॉर्म करते हैं और कोई भी ऑर्गन आपका नहीं परफॉर्म करता। ठीक है, देख रहे हो, यही बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों में। तो मेक श्योर करना कि ये पॉइंट्स आप अपने पास अच्छे से नोट डाउन कर लो ताकि कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो अब उसने आपसे डिफरेंसेस पूछा है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन और जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंस होता है। आपका जो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है वो आपके रूट्स भी परफॉर्म करते हैं, स्टेम भी परफॉर्म करते हैं, लीफ भी परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। क्या परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। और अगर मैं आपको बात करूं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की, और जो रेस्पिरेशन होता है वो एज अ सिंगल यूनिट परफॉर्म होती है। मतलब रूट्स में रेस्पिरेशन अलग होता है, स्टेम में अलग होता है, लीफ में अलग प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे कि स्टेम का प्रोसेस अलग होता है, लीफ का प्रोसेस अलग होता है और रूट्स का प्रोसेस अलग होता है। इवन जगह भी अलग अलग है, प्लेस भी अलग अलग है। जबकि एनिमल्स जो होते हैं उसमें रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, हमारे सेल के अंदर, जो कि क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रेस्पिरेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो एज अ सिंगल यूनिट ही हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। कोई भी सेल, ये नहीं है कि कहीं पे रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहीं पे रेस्पिरेशन आपका किसी और सेल ऑर्गेनल में हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक बॉडी के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। जबकि प्लांट्स में प्लेस भी अलग अलग है और प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं रेस्पिरेशन के। इसमें बहुत ही लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, क्योंकि प्लांट का हर एक पार्ट अपने में ही रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उनको कहीं और से ऑक्सीजन की या गैसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि हमारा जो एनिमल्स में रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं वो एक प्लेस से बहुत ही लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल होती हैं। जैसे कि भाई लंग्स में हमारे एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, वो गैसेस वहां से ट्रैवल होकर के हमारे पूरी बॉडी में जा रही है कि नहीं जा रही है। जबकि प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट्स में हर एक उसका प्लांट का पार्ट ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है, तो उनको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लंग्स ऐसे ऑर्गन है जो ट्रांसपोर्टेशन, जो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए उस पूरे ब्रीदिंग में जो गैसेस आपकी आती हैं बॉडी के अंदर, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं प्लांट्स में, वो स्टोमेटा होते हैं, लीफ में लेंटिसल्स स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और जनरल सरफेस होती है रूट्स की। और कोई भी स्पेशल गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, जबकि एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो पर्टिकुलरली लंग्स में ही होता है, और फिशेस की बात करें तो उसमें गिल्स में होता है, ठीक है। और ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 3 पॉइंट्स लिखने थे, मैंने 4 बता दिए, आपको जो इसमें से सुटेबल लगे वो आप अपने उसमें मेंशन करके आ सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि आप इसको अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो, ठीक है, भूल करके मत जाना भाई, ठीक है। Moving ahead with the next question, question number 7 कि differentiate between arteries, veins and capillaries, और ये तीनों ही हमारे क्या हैं, ये हमारे तीनों ब्लड वेसल्स हैं, तो इनके बीच का आपको डिफरेंसेस बताना है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो आर्टरीज की बात करें तो वो कैसी होती हैं, दे आर थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड। वेन्स की बात करें तो वो कैसी होती हैं, दे आर थिन वॉल्ड, पतली पतली वॉल्स होती हैं उसमें। कैपिलरीज भी काफी ज्यादा थिन वॉल्ड होती हैं कि नहीं होती हैं। और ये आपकी आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर के जाती हैं आपके हार्ट में से डिफरेंट ऑर्गन्स तक, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली आपके वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर के जाती हैं आपके पूरी बॉडी में से लंग्स तक, ताकि वहां पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो सके, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। और थिन वॉल्ड जो कैपिलरीज होती हैं वो आपके डीऑक्सी एंड ऑक्सी दोनों ही टाइप के ब्लड को कैरी करती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो टिश्यू लेवल पे गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक कैरी करके लेके जाती हैं ताकि वहां पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो सके, जबकि आपका जो आर्टरीज होती हैं वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, ताकि वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके और जहां जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे हमारा ऑक्सीजन पहुंच सके, ठीक है, वहां पे ये ऑक्सीजन पहुंच सके। तो भाई ये क्या करती हैं, ब्लड अवे कैरी करके लेके जाती हैं हार्ट से। इनका जो कोट होता है वो काफी थिक होता है, ल्यूमन काफी स्मॉल होता है। ल्यूमन मतलब जो आपका जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज के अंदर का ये जो स्पेस होता है इसको ल्यूमन बोलते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, और प्रेशर इनमें काफी ज्यादा हाई रहता है। ब्लड जो इसमें फ्लो करता है वो काफी ज्यादा प्रेशर से करता है। वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट कैरी करके लेकर के आती हैं ताकि हार्ट जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके लेके जाए लंग्स तक, और फिर लंग्स इस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन को परफॉर्म करे। उसके बाद इनकी जो कोटिंग होती है वो थिन होती है, ल्यूमन काफी मोटी होती है, बड़ी होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, और इसमें जो प्रेशर होता है ब्लड का वो काफी लो होता है, इसीलिए जो इनकी वॉल्स होती हैं वो थिन वॉल होती हैं। अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो ये आर्टरीज और वेन को लिंक करने का काम करती हैं। ल्यूमन भी काफी स्मॉल होता है और ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड को कैरी करती हैं और कोई भी टाइप का इसमें प्रेशर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है। Moving ahead with the next question कि differentiate between xylem and phloem role in the transportation। xylem और phloem का रोल बताना है। तो भाई ये तो आप लोग अपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि xylem और phloem क्या करते हैं। phloem क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, जबकि xylem क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। आपके जो xylem होते हैं वो मोस्ट ऑफ द डेड सेल्स से बने हुए होते हैं एक्सेप्ट द xylem पेरेन्काइमा। phloem जो होते हैं वो लिविंग सेल्स से बने हुए होते हैं एक्सेप्ट द phloem फाइबर्स जो कि डेड सेल से बने हुए होते हैं। जाइलम जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा उससे सेल्यूलोस उससे बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है, जबकि फ्लोएम की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोस से बनी हुई होती है, ठीक है। तो अगर रोल की बारे में बात करोगे तो रोल दोनों का यही होता है कि ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इसमें जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल नहीं होता, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, इसका जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। मतलब ये होता है कि रूट्स में से पानी हमेशा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक प्लांट के जाता है, कभी भी पानी आपने लीफ में से रूट तक आते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। एरियल पार्ट्स ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट जो होता है रिक्वायर, इसमें फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम में जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब खाना रूट्स में से लीव्स तक भी जा सकता है और लीफ में से खाना रूट तक भी जा सकता है, ऊपर से खाना नीचे भी जा सकता है, नीचे से खाना ऊपर भी जा सकता है, दोनों तरीके से खाना ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब इसको एनर्जी की, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स में, ठीक है, जबकि जाइलम को कोई भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 9th क्वेश्चन की डिफरेंशिएट बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। भाई ये वाले क्वेश्चन में तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस होता है। कौन मुझे बताएगा कि इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस होता है? तो भाई देखो क्या होता है डिफरेंस। अगर हम इजेशन की बात करें, तो हम वेस्ट को रिमूव करते हैं सॉलिड फॉर्म में। क्या करते हैं? सॉलिड फॉर्म में वेस्ट का रिमूवल करते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीशन की बात करें, अगर हम लोग एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं आपका यूरिन के फॉर्म में। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट हो रहा है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। बस यही डिफरेंस होता है। पू करना मतलब इजेशन करना, पी करना मतलब एक्सक्रीशन करना। पू और पी करना, पू मतलब इजेशन करना, सॉलिड वेस्ट रिमूव करना बॉडी में से, और एक्सक्रीशन का मतलब पी करना मतलब लिक्विड वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट लिक्विड स्टेट में रिमूव करना, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो अनडाइजेस्टेड लेफ्ट ओवर फूड को जब हम रिमूव करते हैं तो उसको हम इजेशन बोलते हैं। ये एनस के थ्रू होता है आपका, कभी कभी माउथ के थ्रू होता है जब वॉमिटिंग हो जाती है आपकी। ये डाइजेशन का पार्ट होता है। और इसमें जो मैटर एक्सक्रीट होता है वो फीसिस के फॉर्म में, फीसिस मतलब पॉटी जो होती है उसके फॉर्म में होता है। जबकि एक्सक्रीशन जो होता है इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को हम रिमूव करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल में जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उसमें से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको रिमूव करने का काम एक्सक्रीशन के थ्रू होता है। ये आपका यूरेथ्रा, स्किन, माउथ, लंग्स, लिवर ये सब परफॉर्म करते हैं, ठीक है आपका। और इसमें जो मटेरियल एक्सक्रीट होता है वो स्वेट, यूरिन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होती है। इजेशन का मतलब पू, फीसिस के फॉर्म में, और एक्सक्रीशन का मतलब स्वेट, यूरिन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। चलो तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस अमंग हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन कभी ना कभी ये आपसे कंसेप्ट बेस्ड के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो आपका मूवमेंट हो रहा होता है पानी का वो क्या होता है? मूव आउटसाइड द वाटर सेल। सेल में पानी का कंटेंट क्या होता है? हाई होता है, और हाई से वाटर लो में जाता है तो मतलब सेल के बाहर मूव करता है। इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सॉल्वेंट मूव आउटसाइड द सेल। तो इससे क्या होता है? हमारा जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। क्या होता है? सेल जो होता है हमारा श्रिंक हो जाता है। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, हायर वाटर इनसाइड और लोअर वाटर आउटसाइड होता है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में पानी मूव करता है और हमारा जो सेल होता है वो पिच्चू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें पानी जितना सेल के अंदर रहता है उतना ही पानी सेल के बाहर भी रहता है। तो जितना पानी अंदर मूव कर रहा है उतना ही पानी बाहर भी मूव कर रहा होता है। तो सेल की जो स्ट्रक्चर होता है वो श्रिंक नहीं होता, सेल का स्ट्रक्चर एज इट इज मेंटेन रहता है। अब अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अपोजिट होता है। मतलब सेल के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, सेल के अंदर पानी कंटेंट कम होता है। तो पानी जो होता है वो बाहर से अंदर मूव करने लग जाता है और हमारा जो सेल होता है वो स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल जो है हमारा स्वेल हो जाता है, ठीक है। आया समझ में ये तीनों?
तो दिस वॉज ऑल अबाउट द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ प्रोसेस चैप्टर। तो भाई मेक श्योर करना कि ये सारे डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ करके जाओ, क्योंकि ये बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन को शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।